नमस्ते, आस्था मैगजीन डॉट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित चोजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। पाकिस्तान वापस आ सकते हैं पूर्व पीएम नवाज शरीफ, 10 साल के लिए जारी किया पासपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के ईद उल फितर के बाद लंदन से स्वदेश लौटने की उम्मीद जाग गई है। दरअसल उनको 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की नई सरकार ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया था कि नवाज शरीफ पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार का पासपोर्ट नया बनाया जाए। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ देश के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद सत्तारूढ़ PMLN में नवाज के लंदन से वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इमरान खान नीतिपूर्वक सरकार ने PMLN के 72 वर्षीय अध्यक्ष नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मामले दर्ज किए थे। दिल्ली में फिर से 40 डिग्री के पार हुआ अधिकतम तापमान, लू को लेकर येलो अलर्ट जारी। दिल्ली NCR में गर्मी से हाल बेहाल है। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि शाम में मौसम ने करवट भी और धूल भी तेज आंधी चली, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसकी वजह गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले 4 से 5 दिनों तक गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है, क्योंकि मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से 1 मई के दौरान लू चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय सीमा में पकड़ी गई पाक बोट अलहज 9 गिरफ्तार। गुजरात ATS के साथ एक संयुक्त अभियान में इंडिया कोस्ट गार्ड ने 9 क्रू मेंबर्स के साथ एक पाकिस्तानी बोट अलहज को अरब सागर की भारत सीमा में लगभग 280 करोड़ रुपए की हेरोइन ले जाते हुए पकड़ा। आगे की जांच के लिए पाकिस्तानी बोट को जखाऊ ले जा रहा है। पाकिस्तानी बोट ने भारतीय जल सीमा में किया प्रवेश। इंडिया कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी बोट अलहज पर 9 क्रू मेंबर सवार थे। बोट बीती रात भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर गई। खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुजरात ATS और इंडिया कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची। उन्हें देखकर पाकिस्तानी बोट पर सवार क्रू मेंबर हेरोइन के पैकेट्स को पानी में फेंक कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। कोरोना वायरस सामने आई चौंकाने वाली स्टडी। इन लोगों के कारण गहराता जा रहा संक्रमण का खतरा। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बीच संक्रमण के प्रसार को लेकर एक चौंका देने वाली स्टडी सामने आई है। इस स्टडी के मुताबिक वैक्सीन नहीं लगने वाले लोगों के साथ रहने से उन लोगों के लिए कोविड-19 का खतरा बढ़ जाता है जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। सभी को वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जनरल में सोमवार को प्रकाशित रिसर्च में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के प्रति सतर्क किया गया है। इसमें पाया गया है कि धुली मिली आबादी में रहने वाले गैर वैक्सीनेटेड लोगों की तुलना में वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है। टोरंटो विश्वविद्यालय के दालालान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के को-राइटर डेविड फिशमैन ने कहा है कि इस रिसर्च का संदेश यह है कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को अनिवार्य करने की जरूरत है। इस लोगों पर नहीं छोड़ना चाहिए कि उन्हें टीका लगवाना है या नहीं। पावर ऑफ द PM मोदी, एक झटके में पाकिस्तान को दिखा दे उसकी औकात। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अलग तो भारत से ही हुआ है, लेकिन उसका कोई भी काम भारत के बिना चलता नहीं। भारत के हर मामले में पाकिस्तान टांग अड़ाने में बाज नहीं आता है। जिस जम्मू कश्मीर का राग वो दुनिया के सामने अलापता है, उसी घाटी में आतंकी को उसी ने फैलाया था। अब जब हफाया किया जा रहा है तो वो बोखला उठा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार ऐसा रणनीति बनाया कि एक झटके में पाकिस्तान को अपनी औकात की याद आ गई। दरअसल साल 2019 में आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को जम्मू कश्मीर गए थे। इसी दौरान उन्होंने घाटी में विकास की धारा को तेज करते हुए 20,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया, जिसमें कई योजनाएं शामिल है। इसी दौरान उन्होंने रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के IPO की लॉन्चिंग डेट तय, इस तारीख को होगा लॉन्च। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम का आरंभिक सार्वजनिक 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। IPO के जरिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। IPO के आधार पर LIC का मूल्यांकन 6 लाख करोड़ रुपए बैठता है। मई के पहले सप्ताह में खुलने वाले IPO के दौरान सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद है। अपने निगम के लिए LIC की तरफ से बुधवार तक बाजार नियामक सेबी के पास अंतिम मंजूरी की अर्जी दाखिल की जा सकती है। कांग्रेस को बड़ा झटका, हार्दिक पटेल ने ओढ़ भगवा शॉल, लगाई नई DP। गुजरात कांग्रेस के नेताओं से नाराज चल रहे हार्दिक पटेल के तेवर ही नहीं, अब क्लेवर भी बदल चुके हैं। व्हाट्सएप पर उनकी नई DP यही संकेत देती नजर आ रही है। जब तक कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ नजर आने वाले हार्दिक पटेल ने भगवा शॉल ओढ़ ली।
इसके अलावा बायू से भी खुद के कांग्रेस नेता का परिचय हटा लिया है। अब उन्होंने खुद को प्राउड इंडियन, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और मानवता में यकीन करने वाला शख्स बताया है। इस पूरे परिचय में कांग्रेस का कहीं भी जिक्र नहीं है। हालांकि अब भी उन्होंने पाटीदार नेता का अपना परिचय बरकरार रखा है। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत पूरी तरह से कोरोना मुक्त। सूरत में अब न तो कोई कोरोना का केस बचा है, न ही किसी अस्पताल में कोरोना का कोई मरीज भर्ती है और न ही कोई एक्टिव केस। सब जीरो हो चुके हैं। कोरोना की 3 लहरों को सामने करने के बाद अंततः कोरोना पर सुर्तियों ने विजय पा ली है। शुक्रवार को होम आइसोलेट का मरीज भी अब कोरोना मुक्त हो चुका है, यानी पूरे सूरत में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। कोरोना महामारी जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी त्रासदी बन गई, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हल्का रख दिया, नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। $44 बिलियन में इलोन मस्क ने खरीदा ट्विटर। टेस्ला को सीईओ और दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति इलोन मस्क में करीब $44 अरब में ट्विटर को खरीद लिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर कंपनी ने यह जानकारी दी है। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मस्क ने 14 अप्रैल को ट्विटर को खरीदने की पेशकश की थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि वह अधिग्रहण के लिए फंड कैसे जुटाएंगे। मस्क ने कहा है कि वह ट्विटर को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति मंच के रूप में अपनी क्षमता पर खरा उतर पा रहा है। ट्विटर ने कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी बन जाएगी। माना जा रहा है कि साल के अब तक अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर कहा कि ट्विटर का एक उद्देश्य और प्रासंगिकता है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। हमारी टीम और उसके काम पर गर्व है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एलन मस्क के प्रस्ताव पर ट्विटर के बोर्ड के अंदर बातचीत जारी थी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी में बीजेपी। देश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर 26 मई को देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार शाम को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई। अगले महीने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश की बागडोर बीजेपी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार के हाथ में चली गई। यह जश्न किस अंदाज में, कैसे और कहां मनाया जाएगा, इसे लेकर सुझाव देने के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में 12 नेताओं की एक समिति का गठन कर दिया है। 78,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक साथ 78,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो गया है। 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में बिहार के भोजपुर जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 78,220 तिरंगे लहराए गए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम थे। वहाँ 56,000 पाकिस्तानी झंडे लहराए गए थे। कोरोना अपडेट्स। भारत में लगातार छठे दिन 2000 से ज्यादा मामले दर्ज। दिल्ली में अब डेंगू की एंट्री। 76 केस मिले। दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार फिर तेज हो गई है। भारत में लगातार छठे दिन 2000 से ज्यादा मामले मिले हैं। चीन के संधाई में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 39 मौतें हुई है, जबकि 21,058 संक्रमित भी मिले हैं। वहीं कोरोना से जर्मनी और फ्रांस में मौतों की संख्या में एक हफ्ते में इजाफा हुआ है। कोरोना का ग्राफ अफ्रीका और अमेरिका में भी तेजी से बढ़ रहा है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में डेंगू के मरीज डराने लगे हैं। राजधानी में अब तक डेंगू के 76 मरीज मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक इससे किसी की मौत नहीं हुई है। महाकाल मंदिर में अब दर्शन के साथ नाश्ता भी। भस्म आरती के बाद भक्तों को मिलेगी चाय, पोहा और खिचड़ी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को जब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में नाश्ता दिया जाएगा। मंदिर समिति यह व्यवस्था गुरुवार से शुरू करने जा रही है, जिसमें भक्तों को चाय, पोहा तो कभी खिचड़ी दी जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती सुबह सुबह होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालु एक दिन पहले ही देर रात को ही मंदिर पहुंच जाते हैं। इसके बाद आरती सुबह 6 बजे तक संपन्न होती है। इस वजह से मंदिर समिति भस्म आरती में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था करने जा रही है। कर्नाटक के एक स्कूल में बाइबल लाना अनिवार्य। हिंदू संगठन बोले ये एजुकेशन एक्ट के खिलाफ। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबल पर विवाद शुरू हो गया है। बेंगलुरु की क्लेरेंस हाई स्कूल प्रबंधन ने आदेश जारी कर कहा है कि स्कूल में बच्चों को बाइबल लाना जरूरी है। स्कूल के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल प्रशासन ने स्टूडेंट के पेरेंट्स से एक एप्लीकेशन फॉर्म पर वचन लिया है कि वे अपने बच्चों को बाइबल स्कूल लाने पर आपत्ति नहीं जताएंगे। स्कूल के इस फैसले को हिंदू संगठनों ने एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन बताया।
हिंदू जन जागृति समिति के राज्य प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने दावा किया कि स्कूल गैर ईसाई छात्रों को बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। राइट विंग ग्रुप के लोगों ने दावा किया कि स्कूलों में गैर ईसाई छात्र भी है जिन्हें जबरन बाइबल पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। हालांकि स्कूल ने अपने कदम का बचाव किया। कश्मीर में 3 दिन में चौथा एनकाउंटर, पुलवामा में लेकर डिप्टी कमांडर रेहान मारा गया। कश्मीर के पुलवामा जिले के पाहू इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक का नाम आरिफ उर्फ रेहान है। आरिफ लश्कर तैयबा का डेप्यूटी कमांडर था। उसने कुछ महीने पहले इंस्पेक्टर परवेज की उस वक्त हत्या कर दी थी जब वो नमाज पढ़कर मस्जिद से घर लौट रहे थे। जम्मू कश्मीर में यह 3 दिन में चौथा एनकाउंटर है। मारे गए बाकी दोनों आतंकी भी लश्कर से जुड़े बताए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में 3 आतंकी मारे गए। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पीके की एंट्री और भाजपा से मुकाबले की रणनीति में शामिल, अहम फैसलों में राय ले रही सोनिया। राज्य के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी में जुटा है। पार्टी में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर पिछले 1 हफ्ते से बैठक हो रही है। इस मीटिंग में सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई नेता शामिल है। दिग्विजय सिंह को भी सोनिया ने इस मीटिंग में बुलाया। 2017 के बाद दिग्गी की 10 जनपद में वापसी को लेकर 86 गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पूरे 5 साल बाद दिग्विजय कांग्रेस के किसी बड़े फैसले में शामिल हो रहे हैं। दिग्गी की वापसी की वजह और इसके क्या मायने हैं, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गुजरात के समुद्री तट से 280 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 9 आरोपी भी पकड़े गए। इंडियन कोस्ट गार्ड को आज सुबह एक बड़ी कामयाबी मिली जब एक संयुक्त अभियान के तहत पाकिस्तानी नाव को अरब सागर में करीब 280 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन के साथ पकड़ा। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से आई अलहज नाम की नाव को पकड़ गया है। नाव में सवार 9 लोगों को भी हिरासत में लिए गए हैं। यह अभियान इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात आतंकवाद निरोध इस दस्ते ने मिलकर चलाया था। आगे की जांच के लिए नाव को जखाई तक लाया जा रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड को देखते ही नाव में सवार लोगों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान नाव में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। नाव में ड्रग्स के साथ मछली पकड़ने का भी काफी सामान था। इससे साफ है कि मछली पकड़ने की आड़ में ड्रग्स गुजरात पहुंचाने वाली थी। अब दूसरे केस में गिरफ्तार हुए गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवाणी। पीएम के खिलाफ किया था आपत्तिजनक ट्वीट। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम की जमानत के बाद फिर से गिरफ्तार किया गया। असम की बारपेटा पुलिस ने उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अभी यह साफ नहीं किया कि मेवाणी को किस मामले में गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोबारा गिरफ्तारी के बाद मेवाणी को कोकराझार जिले से बारपेटा ले जाया जा रहा है। इससे पहले असम पुलिस ने जिग्नेश को गुजरात से बुधवार को गिरफ्तार किया था। उन पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप है। एक स्थानीय बीजेपी नेता ने उनका खिलाफ शिकायत की थी। फेक न्यूज फैलाने वाले 16 यूट्यूब न्यूज चैनल पर बैन, 6 पाकिस्तानी चैनल भी शामिल। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप। सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वाले यूट्यूब न्यूज चैनल को बैन कर दिया। इन 16 चैनलों में 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल शामिल है। आरोप यह है कि यूट्यूब चैनल भारत में दहशत पैदा करने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए फेक न्यूज फैला रहे थे। इन यूट्यूब चैनलों को भारत में 68 करोड़ से अधिक लोग देखते थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इन यूट्यूब न्यूज चैनलों में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में दिखाया गया। साथ ही देश की एकता को विभाजित करने वाला कंटेंट दिखाया गया। इन चैनलों पर कोरोना को लेकर भी फेक कंटेंट मौजूद था। वहीं रूस यूक्रेन जंग से जैसे कई मुद्दों पर गलत जानकारी दी गई थी। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे आस्था magazine.news। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ asthamagazine.news.